एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। बेटा 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ रिलेटेड टू द डायनामिक्स। और डायनामिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। इट मीन्स कि विद रेफरेंस टू द फोर्स एंड मास, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज उससे नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है दैट इज़ द टेंशन इन ए स्ट्रिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच करते हैं तो फिर हमने उस ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है और उस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन है, हमने इन चीज़ों को आज डिस्कस करना है अपने इस लेक्चर में। हमारा लेक्चर नंबर है जी 30। बेटा टेंशन क्या है एंड एक्सेलेरेशन क्या है और स्ट्रिंग के अंदर इन चीज़ों को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड 2 केसेस हैं जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि टेंशन क्या है। आप लोग कहते हैं ना कि सम टाइम मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि टेंशन किस चीज़ की है? आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपका कोई रिज़ल्ट डे है या आपको कोई परेशानी है, तो उसमें आपकी ब्लड की सर्कुलेशन इस तरह होती है कि आपकी जो वेन्स हैं उसमें एक स्ट्रेच जो है वो क्रिएट हो जाता है। वो स्ट्रेच की वजह से आपको फील होता है कि आपको क्या है, टेंशन है। अब सेम चीज़ जो है हम टेंशन को डिस्क्राइब करेंगे हमारे इन केसेस में, जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं सबसे पहले कि टेंशन क्या होती है। आपके हाथ में कोई स्ट्रिंग है, कोई थ्रेड है, आपने इस थ्रेड को दोनों हाथों से यूं खींचा तो उस थ्रेड के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? टेंशन प्रोड्यूस होगी। यानी उसमें जो तनाव है, जो स्ट्रेच करने से उसमें जो फोर्स क्रिएट हुई दैट इज़ कॉल्ड दी टेंशन इन ए स्ट्रिंग। कि हम किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी थ्रेड को जब अपने हाथों से पुश कर रहे होते हैं तो इन दैट केस उसमें टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो हम टेंशन को डिफाइन करते हैं इट इज़ दी फोर्स दैट इज़ एक्टिंग अलोंग दी स्ट्रिंग। अब उसमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कौन सी कंडीशंस हैं कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखिए कि व्हाट इज़ द टेंशन। टेंशन क्या है बेटा, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। टेंशन इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग। टेंशन, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग। Force acting along the string when it is subjected to pull। जब हम उसको पुल करेंगे, खींचेंगे, तो उसमें जो फोर्स क्रिएट होगी वो क्या कहलाएगी? टेंशन इन दी स्ट्रिंग कहलाती है। अब इसको टेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल टी। टी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। चूंकि ये एक फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो टेंशन का यूनिट भी क्या है? न्यूटन है। ओके, बीइंग ए फोर्स बेटा, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो बीइंग ए फोर्स टेंशन का यूनिट भी क्या है? न्यूटन है। तो हम लिख रहे हैं द यूनिट ऑफ टेंशन इज न्यूटन। और न्यूटन को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा कंडीशंस क्या है कि कब जो है टेंशन इक्वल टू वेट होती है और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा।
ओके बेटा, जो कंडीशंस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट कब इक्विलिब्रियम में होगा, कब रेस्ट में होगा, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अज्यूम कीजिए ये आपके पास एक स्टैंड है और इस स्टैंड के साथ हमने एक यहाँ पे इस पोर्ट के साथ थ्रेड को बांधा और यहाँ से इसके साथ हमने एक ब्लॉक जिसका मैस m है उसको अटैच किया। ये एक ब्लॉक है मेरे पास, वुडन ब्लॉक है जिसका मैस क्या है m। इसको मैंने एक थ्रेड की मदद से जो है वो एक पोर्ट के साथ अटैच कर दिया हुआ है। ओके, अब देखिए बेटा ये ब्लॉक है तो ब्लॉक का वेट एक्ट होगा डाउनवर्ड और वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल। क्योंकि अपने लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने वेट एंड मास का डिफरेंस जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, m इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक एंड g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन या वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रही होती है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद बेटा ये स्ट्रिंग है, इस वेट को बैलेंस करने के लिए इस स्ट्रिंग में जो फोर्स एक्ट होती है दैट इज कॉल्ड दी टेंशन इन दी स्ट्रिंग। इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस केस में ये ब्लॉक रेस्ट पे है, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब भी क्या होता है, इसके ऊपर एक्ट होने वाली नेट फोर्सेस क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो इन दैट केस ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है। ब्लॉक कब रेस्ट पे होगा, जब टेंशन किसके इक्वल होगी, वेट के इक्वल, और वेट किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल। तो इस केस में बेटा अगर तो टेंशन इक्वल टू वेट है और वेट किसके इक्वल है, mg के इक्वल, इस केस में ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम और इन रेस्ट पोजीशन। यानी इसको ऊपर एक्ट होने वाली नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी। जितना वेट होगा उसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, टेंशन है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये बेटा एक कंडीशन होगी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होगा, जब टेंशन किसके इक्वल होगी, वेट के इक्वल, और वेट किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल। इस केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा और ऑब्जेक्ट में किसी किस्म की मूवमेंट क्रिएट नहीं होगी। सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा कि अगर वेट ज़्यादा हो, वेट टेंशन से ज़्यादा हो, तो फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेटा पुली है और पुली को मैंने अटैच कर दिया यहाँ पे। पुली के ऊपर से मैंने एक थ्रेड गुजारा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस जो है m1 और दूसरी का मैस क्या है m2। इस ऑब्जेक्ट का मैस m1 है और इसका मैस क्या है m2। मैंने इस पुली के ऊपर से थ्रेड की मदद से इसको अटैच करके इस थ्रेड को पुली के ऊपर से गुजार दिया। इस केस में ऑब्जेक्ट जो है m1 उसका मैस ज़्यादा है m2 से, तो ये ऑब्जेक्ट किधर जो है मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर बेटा वेट ज़्यादा हो टेंशन से, इस केस में वेट ज़्यादा है टेंशन से, तो ये ऑब्जेक्ट किस तरह मूव करेगा, डाउनवर्ड। तो अगर वेट ज़्यादा हो टेंशन से देन ऑब्जेक्ट विल मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन। देन ऑब्जेक्ट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। थर्ड कंडीशन क्या होगी बेटा, ये केस भी हो सकता है कि अगर टेंशन ज़्यादा हो वेट से, अगर टेंशन वेट से ज़्यादा होगी देन ऑब्जेक्ट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, then object will move in upward direction। ओके बेटा ये तीन कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या कहा कि अगर टेंशन इक्वल टू वेट होगी और वेट किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, रेस्ट पे होगी, इसमें किसी किस्म की कोई मूवमेंट क्रिएट नहीं होगी, इसमें किसी किस्म का कोई एक्सेलेरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन में हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हमने एक जो है स्ट्रिंग के साथ जो है वो बांध दिया हुआ है और स्ट्रिंग को हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा। इसमें हमने कहा कि इस ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा है और इस ऑब्जेक्ट का मैस क्या है, कम है। इसका मैस ज़्यादा होने से इसका वेट भी ज़्यादा होगा। इस केस में वेट एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, वेट की वैल्यू ज़्यादा है और टेंशन की वैल्यू क्या है, कम है। तो इन दैट केस बेटा अगर वेट विल बी ग्रेटर देन टेंशन होगा तो ऑब्जेक्ट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
अब इस केस में क्या होगा बेटा, M2 मैस कम है तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा क्योंकि इसका वेट कम है और यहाँ पे जो टेंशन है वो वेट से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर टेंशन वेट से ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये तीन कंडीशंस है बेटा टेंशन के केसेस की। अगर टेंशन इक्वल टू वेट होगा देयर विल बी नो मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर वेट टेंशन से ग्रेटर होगा देन ऑब्जेक्ट विल मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन। और थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर टेंशन वेट से ज़्यादा होगी देन ऑब्जेक्ट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। और व्हाट इज द टेंशन, इट इज द फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग दैट इज कॉल्ड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये था बेटा छोटा सा टॉपिक जो कि टेंशन से रिलेटेड है। अब इसके दो केसेस हैं, एक केस जो है वो अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं और वो केस क्या है बेटा कि अगर हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हों और दोनों ऑब्जेक्ट्स को जो है वो हमने अटैच कर दिया हुआ है एक स्ट्रिंग के साथ और स्ट्रिंग जो है वो लाइट वेट है और लाइट वेट के साथ इनएक्सटेंसिबल है। और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग वो होती है बेटा जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर अटैच किया जाता है तो अटैचमेंट के साथ किसी किस्म की उसमें मूवमेंट क्रिएट नहीं होती और एक्सटेंशन किसी किस्म की क्रिएट नहीं होती। तो हम कहते हैं कि वो जो थ्रेड है, वो जो स्ट्रिंग है वो क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। तो अब हम वो डिस्कस करते हैं बेटा कि टेंशन क्या है, इट इज़ ए फोर्स दैट इज एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग और इसको हम कैपिटल लेटर T से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साथ साथ बेटा बीइंग ए फोर्स इसका यूनिट क्या है, न्यूटन है। ये चीज़ें अभी हमने डिस्कस की है, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज द टेंशन, अंडर व्हाट कंडीशन ऑब्जेक्ट विल बी रेस्ट एंड अंडर व्हाट कंडीशन ऑब्जेक्ट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड अंडर व्हाट कंडीशन ऑब्जेक्ट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। अभी तीन कंडीशन डिस्कस की, टेंशन विल बी इक्वल टू वेट देन ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, इफ weight is greater than tension then object will move in downward direction and if tension will be greater than weight then object will move in upward direction। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रिंग when both bodies hang vertically downward, when two bodies hang vertically डाउनवर्ड। यानी अब हमने टेंशन भी फाइंड आउट करना है और एक्सेलरेशन की फॉर्मूला भी डिराइव करनी है, लेकिन किस केस में, जब टू ऑब्जेक्ट्स होंगे, टू बॉडीज होंगी और उनको हमने हैंग किया है वर्टिकली। अच्छा, इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले बेटा डायग्राम हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास है एक फिल्म स्पोर्ट और इस फिल्म स्पोर्ट के साथ अटैच है एक फ्रिक्शनलेस पुली। और आप लोगों को पता है कि पुली क्या होती है बेटा, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है एक एक्सिस के क्रॉस। ये यूजुअली राउंड डिस्क की फॉर्म में होती है, उसके ऊपर जो है ऊपर वाली साइड पे एक स्लॉट बना होती है, उस स्लॉट पे हम कोई भी थ्रेड जो है रखेंगे तो वो पुली जो है इजीली एक एक्सिस के क्रॉस क्या कर सकती है, रिवॉल्व कर सकती है। यूजुअली पुली जो है वो हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए यूटिलाइज होती है। ओके बेटा, ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है। फ्रिक्शनलेस पुली का मतलब क्या होगा कि ये अपने एक्सिस के अक्रॉस फ्रीली मूव कर सकती है, इसमें किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं है, ये इजीली मूव कर सकती है। अगर आपकी पुली में या आप जो पुली यूज़ कर रहे हो उसमें किसी किस्म की फ्रिक्शन हो तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम उस पुली को ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो पुली है बेटा, ये क्या होनी चाहिए, फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। पुली विल बी फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस। अब आपने क्या करना है, टू ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, दो ऑब्जेक्ट्स, एक का मैस m1 है और दूसरे का मैस क्या है, m2, और उसको हमने एक लाइट वेट इनएक्सटेंसिबल थ्रेड की मदद से अटैच कर लेना है और फिर उसी थ्रेड को हमने पास कर देना है इस फ्रिक्शनलेस पुली के साथ। यूँ समझ लीजिए बेटा, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मैस क्या है m1 और दूसरे का मैस क्या है m2, और हमने इसको एक थ्रेड के साथ जो है वो बांध दिया हुआ है। और फिर ये जो थ्रेड है बेटा, ये लाइट वेट है, इनएक्सटेंसिबल है, फिर इसी थ्रेड को हमने किसके ऊपर से पास कर देना है, इस फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से। तो जो सिचुएशन आपके पास होगी वो ये होगी कि दोनों बॉडी जो है वो हैंग होंगी वर्टिकली। ये है थ्रेड, ये ऑब्जेक्ट जिसका मैस क्या है m1,
और इस साइड पे इसी थ्रेड के साथ एक और ऑब्जेक्ट जो है वो अटैच है जिसका मास क्या है m2। ओके, हमने लेट अस सपोज दैट कि हमने इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है ए बॉडी और इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है बी बॉडी। ए बॉडी का मास है m1 और बी बॉडी का मास है बेटा m2, और हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है m1 इसका मास स्लाइटली ग्रेटर है m2 से, यानी m1 मास इज स्लाइटली ग्रेटर देन m2 मास। जब m1 मास ग्रेटर होगा बेटा तो इसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और m2 बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। अब इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m1 है तो इसका वेट बेटा मैंने w1 से रिप्रेजेंट कर दिया और w1 किसके इक्वल होगा m1g के इक्वल। वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg, चूंकि इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है तो मैंने कैसे लिखा m1g, और इस वेट का जो रिएक्शनल फोर्स होगी दैट इज द टेंशन इन दी स्ट्रिंग, उसको मैंने कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। जो फोर्स एक्ट हो रही है अलोंग दी स्ट्रिंग दैट इज कॉल्ड दी टेंशन इन दी स्ट्रिंग, और इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह इस साइड पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है बी बॉडी है, इसका मास क्या है m2, तो इसका वेट होगा w2, इसका वेट एक्ट होगा डाउनवर्ड और वेट क्या होगा w2, और w2 किसके इक्वल होगा m2g के इक्वल, और इसमें टेंशन क्या होगी स्ट्रिंग में T। और इस केस में वेट ज़्यादा है और टेंशन क्या है कम है, और इस केस में टेंशन ज़्यादा है और वेट क्या है कम है। तो यहाँ कंडीशन कौन सी अप्लाई हुई कि इफ वेट इज ग्रेटर देन टेंशन देन ऑब्जेक्ट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और बी बॉडी के ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी बेटा इफ टेंशन इज ग्रेटर देन वेट देन ऑब्जेक्ट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेटा इसके ऊपर फोर्स बी एक्ट होगी दैट इज इक्वल टू ma। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होती है तो उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है, और जो एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जब इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रही है, अनबैलेंस फोर्स ही एक्ट हो रही है क्योंकि वेट ज़्यादा है और टेंशन क्या है कम है, तो इसमें जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने क्या लिखा F इज इक्वल टू m1a। अब इसी तरह बी बॉडी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो क्या है F इज इक्वल टू m2a। अब गौर से देखिए बेटा इस डायग्राम में, इस डायग्राम को गौर से देखिए, ए बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। वेट इज द फोर्स, टेंशन इज दी फोर्स, और एक्सेलेरेशन की वजह से जो प्रोड्यूस, जब बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ जो फोर्स होगी वो क्या होगी F इज इक्वल टू m1a। तो नेट फोर्स कौन सी हुई बेटा, वेट, टेंशन और क्या है F इज इक्वल टू m1a। अच्छा, अब ये चीज नेट जो टोटल फोर्सेस ए बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही हैं ये है, और बी बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं बेटा, टेंशन है, वेट है, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m2a है। अगर आपको डायग्राम समझ आ गई, इसी को वर्डिंग में डिस्क्राइब करेंगे, और कैसे डिस्क्राइब करेंगे बेटा, आपने लिखना है कंसिडर टू बॉडीज हैविंग masses m1 and m2 that are attached with the end of the light and inaccessible string, and this string is passed over the frictionless pulley and the mass of m1 is slightly greater than m2। this is the condition कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होगा तो कभी भी इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम हो जाएगा बेटा तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, वहाँ किसी किस्म का एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ये एक्सेलेरेशन कब प्रोड्यूस होता है बेटा, अगर अनबैलेंस जो है वो फोर्स इनके ऊपर एक्ट होती है। तो इन दैट केस हमारे पास जो है वेट ज़्यादा है, यहाँ पे m1 ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू m2 ऑब्जेक्ट, तो इन दैट केस m1 मास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दी m2 मास। इन सारी चीज़ों को जब हम डिस्क्राइब कर देंगे वर्डिंग में,
ये लिखने के बाद बेटा हमने लिखना है नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए, और इन सबको डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम लिखेंगे नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी। अब ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, कंसीडर टू बॉडीज हैविंग masses m1 एंड m2 दैट आर अटैच्ड विद द एंड ऑफ द लाइट एंड inextensible string. This string is passed over the frictionless pulley in such a way that the mass of m1 object is greater than m2 and the m1 object is moved vertically downward with uniform acceleration a and m2 object is moved vertically upward with एक्सेलेशन ए। और इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलेशन प्रोड्यूस हो रहा है ए, इसमें भी और इसमें भी, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, इक्वल होगी। अब हमें इंटरेस्टेड हैं बेटा इसका एक्सेलेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला डिराइव होगा एंड टेंशन के लिए कौन सा फॉर्मूला डिराइव होगा, उसको डिराइव करती हैं। इस केस में ये टेंशन का फर्स्ट केस है व्हेन बोथ बॉडीज हैंग वर्टिकली। हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है, एक्सेलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है बेटा, उसका जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है, और अगर दोनों बॉडीज किस तरह हैंग होंगी, वर्टिकली। ओके, अब हमने बेटा ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ करके जो अभी मैंने वर्डिंग में पैराग्राफ बोला वो आपने लिखना है। कंसीडर टू बॉडीज हैविंग masses m1 and m2 that are attached with the end of the light and inextensible string, and this string is passed over the frictionless pulley in such a way that the body A having mass m1 that is slightly greater than the mass m2. ओके, इसके बाद हम लिख रहे हैं नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए। नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं बेटा, गौर से देखिए। वेट एंड टेंशन, वेट ज़्यादा है एंड टेंशन क्या है, कम है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है बेटा। एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टू फोर्सेस एक्ट हो रही हों, फॉर एग्जांपल ये है फोर्स F1 और ये क्या है, फोर्स F2, अगर तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो नेट फोर्स इक्वल टू होती है बेटा F1 प्लस F2। अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हो रही हों, दोनों की मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट भी हो लेकिन डायरेक्शन उनकी सेम हो, तो अकॉर्डिंग टू जो है सम अप हमने अगर इनको करना है तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में अगर एक्ट हो रही हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 30 न्यूटन हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो बेटा, अगर फोर्स F1 जो है एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स F1 अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल ये है बेटा 30 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में इसके ऊपर अप्लाई हो रही है दैट इज 20 न्यूटन, और ये है F2 फोर्स। अब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, यानी एक ब्लॉक के ऊपर दोनों फोर्सेस जो है एक्ट हो रही हैं, अनबैलेंस है। एक की मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन और दूसरी की कितनी है, 20 न्यूटन। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो जब हम इस केस में नेट फोर्स अप्लाई करेंगे या नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, F1 माइनस F2। F1 की वैल्यू कितनी है, 30 न्यूटन, और F2 की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 10 न्यूटन। ये बात आपको बताने का मकसद ये है बेटा कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रही हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वो आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो सेम केस यहाँ देखिए कि ए बॉडी के ऊपर जो दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, वेट एंड टेंशन, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। देखिए वेट डाउनवर्ड है और टेंशन क्या है, अपवर्ड, इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो इन दैट केस हम क्या लिखेंगे बेटा, F इज इक्वल टू W1 माइनस T। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ओके, अब यहाँ पे देखिए बेटा W1 किसके इक्वल होता है, वेट किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू m1g। तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू m1g माइनस T, और इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक बेटा फोर्स किसके इक्वल होगा, m1a के इक्वल होगा। अब आप दोनों को कंपेयर कर दीजिए या इस F की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2।
1 एंड 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m1a विल बी इक्वल टू m1g माइनस t, m1a विल बी इक्वल टू m1g माइनस टी, और इस इक्वेशन को नाम दे दिया बेटा ए इक्वेशन। ये है नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। ये था बेटा वेट, और ये क्या है, टेंशन, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ विल बी इक्वल टू एम ए होगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो या आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो नेट आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, m1a विल बी इक्वल टू m1g माइनस टी, और इस इक्वेशन को नाम क्या दे दिया हमने, ए इक्वेशन। अब हम लिख रहे बेटा नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी, नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी। नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी, बी बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही है। इस डायग्राम में देखिए ये है बी बॉडी का वेट क्या है W2 और टेंशन क्या है बेटा T। तो इसमें टेंशन ज़्यादा है और वेट क्या है, कम है, क्योंकि बॉडी किस तरह मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर हम लिखेंगे T माइनस W2। उसकी रीज़न क्या है, जो फोर्स ज़्यादा होती है उसको पहले लिखा जाता है और जो फोर्स की वैल्यू कम होगी वो बाद में लिखी जाती है। तो अब हमारे पास जो है नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी, बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट होंगी उसके लिए हम लिखेंगे बेटा F विल बी इक्वल टू T, टेंशन पहले लिखेंगे और वेट बाद में लिखेंगे। वेट क्या है इसका, W2, और वेट किसके इक्वल होगा बेटा, एस W2 विल बी इक्वल टू m2g। तो आपके पास यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू T माइनस m2g। अब हमने क्या किया, वेट की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, और वेट किसके इक्वल था बेटा, m2g के इक्वल। ठीक है, ये मैंने साइड पे हिंट लिख दिया, और इसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक बेटा F किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू m2a के इक्वल। इसमें चूंकि एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हम उसको लिखेंगे F विल बी इक्वल टू m2a, बॉडी का मास m2 है और उसमें एक्सेलेरेशन a प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब हमने थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन को क्या कर देना, कंपेयर कर देना। तो हम लिखेंगे बेटा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों को कंपेयर करेंगे बेटा, ये आ जाएगा m2a विल बी इक्वल टू T माइनस m2g। तो अब हम लिख रहे हैं m2a दैट इज इक्वल टू T माइनस m2g, और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया बी इक्वेशन का। ये है सारी फोर्सेस बेटा जो कि बी बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही हैं, ये मैंने बी इक्वेशन का नाम दिया, और जो ए बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही हैं वो ये सारी फोर्सेस हैं। m1a है दैट इज इक्वल टू m1g माइनस टी। ओके बेटा, अब हमने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो इन दैट केस हम ए इक्वेशन को एंड बी इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो बाय एडिंग इक्वेशन ए एंड बी। तो अब हम ऐड कर रहे हैं बाय एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए एंड बी। ये आ जाएगा बेटा लेफ्ट साइड में ऐड होगी एंड राइट साइड में ऐड होगी। ये है इक्वेशन ए, इसकी लेफ्ट साइड है m1a, ये है बेटा इक्वेशन बी, उसकी लेफ्ट साइड है m2a। तो हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, m1a आ जाएगा प्लस m2a आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए की राइट साइड क्या है m1g माइनस टी। तो हम लिख रहे हैं बेटा m1g माइनस टी, फिर आपने इसमें इसकी राइट साइड ऐड करनी है, ये आ जाएगा प्लस टी माइनस m2g। अब देखिए ये प्लस टर्म है और ये माइनस टर्म्स है, सेम है, टी
जो है इसमें भी और इसमें सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। अब आपके पास ये बचेगा, यहाँ से एक्सेलेरेशन कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी एक्सेलेरेशन मौजूद है, यहाँ भी एक्सेलेरेशन मौजूद है, इसको कॉमन लेंगे, बाकी क्या बचेगा आपके पास m1 प्लस m2। क्लियर है। अब यहाँ टर्म्स आपके पास बची हैं बेटा m1g माइनस m2g, तो अब आपने यहाँ से g कॉमन ले लेना है, m1 आ जाएगा माइनस m2 आ जाएगा और g हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों टर्म्स में मौजूद है। ओके, अब यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है बेटा एक्सेलरेशन, तो ये पूरा फैक्टर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय, ये फैक्टर इधर आके डिवाइड होगा, ये आ जाएगा m1 प्लस m2 और साथ बेटा g मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास आ गया है फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्सेलरेशन। और यहाँ से हम क्या शो कर सकते हैं बेटा कि अगर हमें ऑब्जेक्ट्स की मैसेज पता हो तो हम इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और g की वैल्यू अर्थ की सरफेस के ऊपर आप सबको पता है कितनी वैल्यू होती है, 10 ms-2, क्योंकि अर्थ की सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रही है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के साथ जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 ms-2। ये है बेटा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। यहाँ से इस फॉर्मूला से हम ये g जो है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इस फॉर्मूला से मैं जब फाइंड आउट करूंगी मैं g इस साइड पे लिखा रहने दूंगी बेटा, ये फैक्टर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा फैक्टर इधर आके डिवाइड होगा तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा बेटा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 और साथ बेटा मल्टीप्लाई होगा ये एक्सेलरेशन। अब आप इसको जो है थोड़ा अरेंज करके लिख लीजिए, जो चीज टर्म फाइंड आउट करनी है उसको आप लेफ्ट साइड पे लिख दीजिए। तो हम g विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 और साथ बेटा a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैंने रेड कलर्स के साथ लिख दिया क्योंकि ये जो है बेटा फॉर्मूला यूटिलाइज होगा इन ऑर्डर टू फाइंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी अगर हमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू पता हो तो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा अगर तो ये सिस्टम, ये सेम अरेंजमेंट, सेम सिस्टम वैल्यू ऑफ g को फाइंड आउट करने के लिए यूटिलाइज होता है तो इसको हम बोलते हैं एटवुड मशीन। इसको क्या बोला जाता है, एटवुड मशीन। यहाँ मैं लिख भी रही हूँ कि अगर सेम सिस्टम हमारे पास वैल्यू ऑफ g को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा एटवुड मशीन। एटवुड मशीन, इसको एटवुड मशीन क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि ये सेम सिस्टम, सेम अरेंजमेंट सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जॉर्ज एटवुड। जॉर्ज एटवुड ने यही अरेंजमेंट, यही सिस्टम सबसे पहली दफ़ा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूटिलाइज किया था। तो इस वजह से अगर तो सेम अरेंजमेंट, सेम सिस्टम जो है वो वैल्यू ऑफ g को फाइंड आउट करने के लिए यूटिलाइज हो तो इस मशीन को क्या बोल दिया जाता है, एटवुड मशीन। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 और साथ a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ये सिस्टम यूटिलाइज होगा अगर वैल्यू ऑफ g को फाइंड आउट करने के लिए, तो इसको क्या बोला जाता है बेटा, एटवुड मशीन। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने वैल्यू ऑफ g को फाइंड आउट करने के लिए ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया तो इसलिए इस मशीन को क्या बोला जाता है, एटवुड मशीन। ये हमने बेटा एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ली। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं टेंशन इन ए स्ट्रिंग। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है एक्सेलरेशन के लिए। ये फॉर्मूला इसी से हमने जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करके वैल्यू ऑफ g को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया। और अगर ये फॉर्मूला यूज़ होगा बेटा और ये सिस्टम यूज़ होगा इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g, तो ये मशीन क्या कहलाती है, एटवुड मशीन। अब हम फाइंड आउट करेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो जब हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है तो हमने a इक्वेशन एंड b इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। यानी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए तो बेटा हमने a एंड b इक्वेशन को ऐड किया था। ये देखिए यहाँ मैंने लिखा बाय एडिंग इक्वेशन a एंड b वी गेट द एक्सेलरेशन, बट बाय डिवाइडिंग इक्वेशन a एंड b वी फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टेंशन इन द स्ट्रिंग।
अब ए इक्वेशन है बेटा ये हमारे पास एंड बी इक्वेशन हमारे पास ये है। हमने ए इक्वेशन को एंड बी इक्वेशन को एक दूसरे के ऊपर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। अब मैं लिख रही हूँ बेटा बाय डिवाइडिंग इक्वेशन ए एंड बी, by dividing equation A and B, we get the formula to find acceleration, to find tension in the string। ठीक है, टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमने ए इक्वेशन एंड बी इक्वेशन को क्या कर देना बेटा, डिवाइड कर देना। अब ए इक्वेशन की लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगी एंड राइट साइड जो है वो राइट साइड पे डिवाइड होगी। ये है मेरे पास ए इक्वेशन की लेफ्ट साइड m1a है, ये डिवाइड हमने कर देनी है बी इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, m1a डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, m2a, दैट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा बेटा, ये ए इक्वेशन की राइट साइड है, इसकी राइट साइड बी इक्वेशन की राइट साइड पे आपने क्या कर देनी है, डिवाइड कर देनी। तो हम क्या लिखेंगे, m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय आएगा बेटा t माइनस, ये है इसकी राइट साइड, ये आएगा t माइनस m2g। क्लियर है। अब आपने यहाँ जो सेम टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट करनी है और फिर सिंप्लीफाई करना है। यहाँ सेम टर्म्स कौन सी हैं बेटा, सेम टर्म्स है एक्सेलेरेशन। ये मैं एक्सेलेरेशन से क्या कर रही हूँ, कट कर रही हूँ और उसके बाद आपने सिंप्लीफाई करना है। आगे मैं देखिए सिंप्लीफाई कर रही हूँ तो बेटा क्या आएगी इक्वेशन, m1 डिवाइडेड बाय m2 दैट इज इक्वल टू m1g माइनस टी डिवाइडेड बाय t माइनस m2g। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसके बाद आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगी बेटा, m1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड m2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करते जाना है तो फिर आपके पास डिराइव हो जाएगा टेंशन का फॉर्मूला। अब मैं m1 बेटा मल्टीप्लाई कर रही हूँ t माइनस m2g के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा m1 इंटू टी माइनस m2g दैट इज इक्वल टू, ये m2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, m2 इंटू m1g माइनस टी। ये हो गया आपके पास। अब आपने m1 को ये ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास क्या आएगा, m1t माइनस m1 m2 इंटू जी। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू, अब आपने m2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, m1 पहले लिखूंगी मैं, m1 m2 और फिर g आ जाएगा माइनस m2t जो है वो आपके पास टर्म आ जाएगी। ये m2t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, m2t। ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, फिर से देखिए हमने क्या किया स्टेप में, m1 को हमने यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट में तो m1t आ जाएगा, फिर आगे क्या आएगा माइनस साइन, फिर क्या आएगा m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इंटू जी दैट इज इक्वल टू, आगे m2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मैंने m1 जस्ट जो है उसको अरेंज करने के लिए पहले लिखा है m1 इंटू m2 इंटू जी आ जाएगा माइनस ये m2t के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, वो टर्म्स जिसके एंड पे t आ रहा है यानी टेंशन आ रहा है उसको इक्वेशन के एक साइड पे लिए है और वो टर्म्स जिनके साथ g आ रहा है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है उन टर्म्स को आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएं। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे है m1t और इस साइड पे जो है टर्म ये माइनस में हम इक्वेशन के इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस m2t दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा टर्म m1 m2g और ये टर्म इक्वेशन के इस साइड पे माइनस में है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। हम लिखेंगे प्लस m1 m2 इंटू जी। ये हमने सिंप्लीफाई किया, हमने वो टर्म्स जिनके एंड पे t यानी टेंशन आ रहा है उसको इक्वेशन के एक साइड पे लेके आए हैं और वो टर्म्स
जिनके साथ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, उनको हम इक्वेशन के एक साइड पे लेके हैं। अब आपने टेंशन को कॉमन ले लेना है, टी हमने कॉमन लिया, बाकी क्या बचेगा आपके पास m1 प्लस m2। यहाँ से टी मौजूद है, इसमें भी टी मौजूद है, टी को कॉमन लिया, बाकी क्या बचा m1 प्लस m2। यहाँ बेटा आपके पास सारी चीज़ें देखिए m1 m2 g, यहाँ भी मौजूद है m1 m2 इंटू जी, दोनों एड अप होंगे तो क्या आ जाएगा 2m1 m2 इंटू जी। देखिए ये भी और ये भी टर्म क्या है, सेम है, यहाँ भी 1 मौजूद है, यहाँ भी 1 मौजूद है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2m1 m2 इंटू जी आ जाएगा। अब बेटा टी कैलकुलेट करना है, टी को इस साइड पे लिखा रहने दीजिए, ये पूरा फैक्टर इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू ये मैं लिख रही हूँ साथ जी। ओके, ये बेटा फॉर्मूला डिराइव हो गया है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी टेंशन दैट इज प्रोड्यूस इन दी स्ट्रिंग। टेंशन के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास आया 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। यहाँ पे अगर आपको मैसेज पता हो, दोनों ऑब्जेक्ट्स की मैसेज पता हो, तो आप टेंशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किस केस में बेटा, अगर बोथ बॉडीज m1 एंड m2 हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हमने डेरिवेशन की है बेटा टेंशन की एंड एक्सेलेरेशन की। किस केस में, जब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी मैसेज m1 एंड m2 हैं और दोनों को हमने किस तरह हैंग किया हुआ है, वर्टिकली डाउनवर्ड हैंग है। और ये केस क्या था आपके पास कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं m1 एंड m2 जिनको हमने एक स्ट्रिंग, लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। बेटा लाइट वेट का मतलब क्या होगा कि जो स्ट्रिंग है उसका अपना मास निग्लिजिबल होना चाहिए और जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। और इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई होती है तो उसकी लेंथ में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ऐसी स्ट्रिंग को, ऐसे थ्रेड को बोला जाता है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और इनएक्सटेंसिबल थ्रेड। और फिर हमने कंडीशन क्या ली कि m1 मास इज स्लाइटली ग्रेटर देन m2 मास। इस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा और उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, कम होगा। और अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो, टेंशन कम हो, ऑब्जेक्ट मूव करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो ऑब्जेक्ट जिसका वेट कम है और टेंशन क्या है, ज़्यादा है, वो मूव करेगा वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a। हमने इस पूरी जो है सिचुएशन को वर्डिंग में डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब करने के बाद हमने क्या लिखा, नेट फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी ए बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट हो रही हैं बेटा, F विल बी इक्वल टू W1 माइनस टी। वेट ज़्यादा है, टेंशन कम है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगी। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W1 इज इक्वल टू m1 इंटू जी। उसके बाद हमने यहाँ पुट किया तो फोर्स विल बी इक्वल टू m1 g माइनस टी, और इस इक्वेशन को नाम क्या दे दिया है, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बॉडी में चूंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। चूंकि बॉडी का मास m1 है तो हमने क्या लिख दिया, m1a। उसके बाद इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1a दैट इज इक्वल टू m1g माइनस टी। ये a इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने बेटा नेट फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी b लिखा। और इसके बाद हमने क्या लिखा बेटा, बी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेज एक्ट हो रही हैं, टेंशन ज़्यादा है और वेट क्या है, कम, तो हम टेंशन को पहले लिखेंगे और वेट को बाद में लिखेंगे। टेंशन माइनस वेट आ जाएगा और वेट किसके इक्वल है, m2g के इक्वल। उसके बाद बेटा हमने ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन का नाम दिया और उसके बाद क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m2a होता है। और उसके बाद हमने दोनों को कंपेयर किया तो आपके पास क्या आ गया, m2a इज इक्वल टू टी माइनस m2g, ये b इक्वेशन का नाम आ गया। और अब हमने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। बाय एडिंग इक्वेशन a एंड b वी गेट एक्सेलरेशन। बाय एडिंग इक्वेशन a एंड b वी गेट फॉर्मूला टू कैलकुलेट, टू फाइंड कैलकुलेट एक्सेलरेशन। दोनों को ऐड करेंगे। अब हमने दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट साइड में ऐड की, राइट साइड में ऐड की। यहाँ पे टेंशन के साथ साइन प्लस माइनस है,
तो इस वजह से हमने इनको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। बाकी आपके पास क्या बचा, यहाँ से बेटा एक्सेलरेशन कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा m1 प्लस m2, और यहाँ से g की वैल्यू कॉमन लेंगे, बाकी क्या बचेगा m1 माइनस m2। फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो ये पूरा फैक्टर इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर क्या बना, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये बेटा सब्सक्रिप्ट्स हैं, नीचे लिखने हैं थोड़े, और ये g साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी से अगर हम g का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो g किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय आएगा बेटा m1 माइनस m2, और साथ ये एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर ये सिस्टम बेटा यूज़ होता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g, तो तब ये मशीन क्या कहलाती है, एटवुड मशीन। फिर हमने बेटा टेंशन कैलकुलेट करनी थी, तो हमने दोनों इक्वेशन को जो है वो डिवाइड कर दिया, a एंड b इक्वेशन को क्या किया, डिवाइड किया। बाय डिवाइडिंग a एंड b इक्वेशन लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगी, राइट साइड में डिवाइड होगी, तो आपके पास फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा, और सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। ये थे बेटा हमारे पास आज की डेरिवेशन, जिसमें हमने कैलकुलेट किए, डिराइव किए फॉर्मूलाज फॉर द टेंशन एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग एंड इन द बॉडी व्हेन बोथ बॉडीज हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक और केस करेंगे टेंशन का। ये सिंपल है बेटा, डेरिवेशन है, एक दफ़ा आप इसको करके लिख के देखिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इनके जो रिज़ल्ट हमने फार्मूलाज डिराइव किए हैं वो फिंगर टिप पे लर्न होने चाहिए, क्योंकि इन फार्मूला को यूटिलाइज़ करते हुए हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करनी है और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे।